हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे भाषा की कौशल। ये जो है हिंदी पैडागोजी की क्लास चल रही है, ठीक है। और ये पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के लिए है। तो आप दोनों जो आप यानी कि आप पेपर वन दे रहे हो या फिर आप पेपर टू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था इसके पहले की क्लास में। आज हम लोग डिस्कस यहाँ से करेंगे, यानी सुनना हो गया आपका, बोलना है, पढ़ना हुआ, ठीक है, फिर लिखना है, लेखन के प्रकार हैं, भाषाई विकार क्या है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो द टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी रियल ऑथेंटिक अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। तो पहला जो पॉइंट है आज का, इसमें कहा यह गया है कि सुनना। अब सुनना जो होता है वो क्या है, बच्चों को सुनने का मौका दें, ठीक है, देंगे। बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना और वहीं पर कहानी व कविता सुनाना। ऐसे में क्या होगा, बच्चे की जो सुनने की क्षमता है वो बढ़ेगी। बच्चा जो है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनने मतलब सामने वाला क्या कह रहा है वो ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे, आप जो बहुत धीरे से भी बोलते हो या फिर जो आप कुछ कह रहे हो तो बच्चा ध्यान से आपकी बात को जोड़ रहा होता है, सुन रहा होता है। तो वो कैसे जो है उसकी क्षमता कैसे बढ़ रही है, कहानी व कविता को सुना करके शब्दों से जो है, यानी बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना, बच्चों को सुनने के मौके देने। अब अगला है कि बोलना। कविता का पठन हो गया, संवाद कर सकते हैं, मौखिक रूप से जो है प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे क्या है, बोलने की क्षमता बेटर होगी। आपने देखा होगा जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी काम करते हैं, कोई भी स्पीच दे रहे होते हैं तो वो इतना बेटर नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। मेरी आप जो है फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें जो है मैं सही से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरी क्या है बात, जो डिस्कशन है या फिर मेरा आप लोगों से जो मैं जो टॉपिक डिस्कस करती हूँ वो मेरा बेटर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरी जो है डिस्कशन यानी जो है बोलना, बात बातचीत करने से, डिस्कस करने से बढ़ रही है, यानी कि इम्प्रूवमेंट इसमें हो रहा है, ठीक है। और वहीं पर जो है बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं, ठीक है, कि बच्चा इस पर टिप्पणी करे, अपनी बात रखे कि हाँ ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। उसमें बच्चा तर्क वितर्क करे, तो उसमें क्या है उसकी बोलने की क्षमता जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। अब हुआ अगला है जो है पढ़ना। पढ़ना जो होता है, इसमें पढ़ने के कौशल को जो है वाचन भी कहते हैं। इसमें आता है मौन पठन और आपका सस्वर पठन, यानी कि लाउड रीडिंग और आपका साइलेंट रीडिंग। मौन पठन के अंतर्गत जो आता है, इसमें कहा यह जाता है कि मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होता है, यानी कि बच्चा जब खुद ही मन में पढ़ रहा होता है तो वो एकाग्र होकर पढ़ रहा होता है और उसकी एनर्जी जो है कम वेस्ट हो रही होती है। जब हम लाउड पढ़ते हैं तो मेरी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रही होती है, लेकिन जब हम मन में ध्यान में पढ़ रहे हैं तो इतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती है और ध्यान जो है एकाग्र होकर हम पढ़ पा रहे होते हैं। तेजी से पढ़ सकेगा, ठीक है, ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा क्योंकि मौन है, आराम से वो पढ़ रहा है। बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा क्योंकि जब लाउड रीडिंग हम करा रहे हैं तो उच्चारण जो है बेटर हो रहा होता है। और ये लाउड रीडिंग जो है ये क्लास वन से लेके फिफ्थ तक बेटर मानी जाती है, यानी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और छोटी क्लासों में लाउड रीडिंग भी करवाई जाती है। जैसे टीचर जो है रीड कर रहा है और बच्चे पीछे से उसको रिपीट करते जा रहे हैं, या फिर बच्चा जो है उसको रीड कर रहा है, पीछे से बच्चे जो है उसको रिपीट कर रहे हैं, तो ये क्या है, लाउड रीडिंग है। अब इसमें क्या है, उच्चारण बेटर होगा, क्योंकि क्लासरूम में मान के चलिए अगर कोई बच्चा खड़े होकर के लाउड रीडिंग कर रहा है तो अगर उसने कोई वर्ड गलत पढ़ दिए या फिर जो है वो गलत पढ़ता ही है, तो जब क्लासरूम में पढ़ेगा तो या तो बच्चे के द्वारा बोल दिया जाएगा कि ये नहीं, ये है, ये बोलिए, या फिर टीचर भी उस पर ध्यान देगा कि अच्छा इस वर्ड को ये ना करके ऐसे बोलना है। अब इसमें क्या है, उसकी उच्चारण की जो क्षमता है, उच्चारण जो करता था बच्चे, जहाँ पे मिस्टेक हो रही थी वो उसकी सही होती जाएगी, ठीक है। तो लाउड रीडिंग इसीलिए वन से लेके फिफ्थ में करवाई जाती है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उनकी जो उच्चारण करने की क्षमता होती है वो बेटर हो रही होती है। कहीं पर अगर वर्ड गलत बोल रहे हैं तो वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। अगला है सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे, यानी कि जब लाउड रीडिंग होगी तो इसमें क्या है, सुनने, जब हम बोलेंगे तो बच्चे सामने वाले सुनेंगे भी और सुनने के साथ साथ वो रिपीट भी करेंगे, तो यानी बोलने की भी क्षमता उनकी बेहतर हो रही होती है, क्योंकि जब लाउड रीडिंग होती है तो हम सुनते भी हैं और हम बोल भी रहे होते हैं।
सौस्वर पठन से जो है रस भी आता है, जो कि क्या है बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे जब पोएम पढ़ाई जाती है क्लास में या फिर जब कविताएँ रीड करवाई जाती हैं, तो बच्चे भी लय और ताल में पढ़ रहे होते हैं। पीछे से जो है बच्चे रिपीट भी कर रहे होते हैं और उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा होता है, ठीक है? अगला है लिखना। लिखने के अंतर्गत आएगा कि अध्यापिका बच्चे की वर्तनी की जो है अशुद्धताओं को ठीक कराने के लिए श्रुत लेख का प्रयोग किया जाएगा। यानी लिखना, लिखने के माध्यम से क्या है, अगर कोई मिस्टेक हो रही है राइटिंग में बच्चे की वर्तनी में लिखने के दौरान, तो उसको जो है हम सही करवा लेते हैं लिखने के माध्यम से। क्योंकि जब आप बच्चे को लिखने का मौका दोगे तो बच्चा धीरे धीरे कहकर वो क्या है बेहतर लिखेगा। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा है जब फर्स्ट टाइम लिखता है तो सही से वो कान नहीं बना पाता है, उल्टा-सीधा बना देगा। लेकिन धीरे-धीरे क्या है, वो धीरे-धीरे एक ऐसा टाइम आता है कि वो बहुत क्लियर बना पा रहा होता है। ये कहाँ से आया? ये लिखने की प्रैक्टिस से ही जो है इम्प्रूवमेंट हो पाया, ठीक है? अगला है, अब हम बात करते हैं कि लेखन के प्रकार। लेखन के क्या प्रकार होंगे इसको हम लोग समझते हैं। इसमें आ जाता है सुंदर लेख, यानी कि अच्छा-अच्छा लिखना। और होता है श्रुत लेख। श्रुत लेख का मतलब है कि वर्तनी की अशुद्धियां दूर करना। श्रुत लेख का मतलब ये हो जाता है कि हम सुन करके लिख रहे होते हैं, ठीक है? जैसे कि इमला हो गया, इसके अंतर्गत आ जाएगा, डिक्टेशन आ जाएगा, यानी कि हम सुन करके लिख रहे होते हैं। अगला है अनुलेख। अनुलेख का मतलब होता है कि हम अक्षरों को देख करके लिखते हैं। कॉपी हो गया, आपकी कोई नोट्स हुई, बुक हुई, तो उसके माध्यम से क्या है हम देख देख कर लिख रहे होते हैं, ठीक है? लेखन मतलब सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख, ये दो प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना है। हम देख करके लिखते हैं और हम सुन करके लिख रहे होते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज डिसेबिलिटीज। ये कितने प्रकार की हैं? तो भाषाई विकार जो है, पहला है कि अफेजिया। अफेजिया के अंतर्गत आ जाता है कि अफेजिया के कारण जो है सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में जो है समस्याएं आती हैं। यानी कि अफेजिया अगर किसी बच्चे को है तो उसको सुनने में प्रॉब्लम होगी, समझने में दिक्कत आएगी, बात करते समय जो है भाषा का प्रयोग वो नहीं अच्छे से कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है? डिसलेक्सिया जो है ये क्या है, पठन अक्षमता है, यानी पढ़ने व लिखने में समस्या होती है। लेकिन ज़्यादातर जो है पूछता है कि अगर अभ्यर्थी को लिखने में प्रॉब्लम यानी कि पढ़ने में समस्या है तो कौन सी डिसेबिलिटी होगी, तो आपका डिसलेक्सिया ही होगा, ठीक है? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर डिसग्राफिया पूछ रहा है तो लिखने संबंधी विकार हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि पठन जो है वैफल्य, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है, ठीक है? जो पठन वैफल्य है, तो पहला है न्यून अवधान विकार है, या फिर जो है अपसारी चिंतन, पढ़ने में जो है धारा प्रवाहित है, या फिर धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है, या फिर एक गति विषय कार्य को बार बार दोहराना है। तो आंसर होगा आपका जो है सी ऑप्शन, क्योंकि धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है। पठन वैफल्य बच्चों की प्राथमिक लक्षण क्या है, यानी बच्चा जो है पढ़ लेगा बट वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा होगा, अच्छे से वो क्लियर नहीं पढ़ पा रहा होगा, वो वर्ड को जो है थोड़ा सा गड़बड़ करके पढ़ पा रहा होगा, जैसे कि वो 9 को 6 पढ़ रहा होगा, ठीक है? यानी उसको पढ़ने में समस्या हो रही होगी। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, इसमें कहा है कि शिक्षण त्रियामी, यानी जॉन ड्यूबी ने जो है शिक्षण त्रियामी का सूत्र दिया है। उसमें इन्होंने जो है अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु जो है तीनों को इम्पोर्टेंट माना है। जॉन ड्यूबी का ये कहना था अध्यापक भी जरूरी है, तभी जाके लर्निंग हो पाएगी, क्योंकि बच्चा खुद से नहीं पढ़ सकता जब तक उसको कोई गाइड करने वाला ना हो, ठीक है? और अगर बच्चे ना हो तो टीचर नहीं पढ़ा सकता, ठीक है? तो इसलिए टीचर और बच्चे दोनों जरूरी हैं। और साथ ही जो है विषय वस्तु भी जरूरी है, यानी पाठ्यक्रम भी जरूरी है, क्योंकि जब तक पाठ्यक्रम नहीं होगा तब तक ना तो टीचर कुछ पढ़ा सकता और ना बच्चा कुछ पढ़ सकता है, ठीक है? तो इसीलिए त्रियामी सूत्र जो है ये किसने दिया, जॉन ड्यूवी ने दिया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं शिक्षण सूत्र, यानी कि टीचिंग जो है मेथड, इसके बारे में देखते हैं। इसमें कहा यह गया है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएगा शिक्षण सूत्र, और वहीं पर मूर्त से अमूर्त की तरफ और सरल से जटिल की तरफ ये जाएगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर हम पहले वो देखते हैं कि बच्चा जो है एटलीस्ट अगर क्लासरूम में आया है तो उसको पहले कितना आता है, ठीक है? वो कितना जो है चीज़ों को समझ पा रहा है। अगर क्लासरूम में हम कोई टॉपिक भी शुरू करते हैं तो उससे रिलेटेड पहले बच्चों से जानकारी ले रहे होते हैं। वो क्यों ली जाती है जानकारी?
इसलिए जो है उस टॉपिक के बारे में मान के चलिए कोई टॉपिक उठाया और क्लासरूम में कहा आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो है बच्चों से कहा गया कि आप सभी को जो है इस टॉपिक के बारे में जो भी आता है, जो भी नॉलेज है आप जो है बताइए। तो ऐसे में क्या होता है कि टीचर ये समझ रहा होता है कि एटलीस्ट बच्चा जो है इस बारे में कितना जानता है, ठीक है? उसको पहले से कितना आ रहा है। अगर बच्चा बच्चा जो है मान के चलिए कुछ बच्चे होंगे जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, यानी बिल्कुल बच्चे ज़ीरो हैं, उस बारे में जानते ही नहीं हैं कि इसको कहते क्या है, क्या प्रोसेस है। तो ऐसे में क्या होता है टीचर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करता है, ठीक है? अगर देखा जाता है कि हाँ, ज़्यादा बच्चों को आ पा रहा है, बच्चे थोड़ा समझ रहे हैं चीज़ों को, तो टीचर उस हिसाब से जो है उस टॉपिक को कंटिन्यू करता है। तो इसीलिए ज्ञात से अज्ञात की तरफ जो है लर्निंग होती है। सबसे पहले हम वो चीज़ कनेक्ट करते हैं जो बच्चे को आ रही है, फिर धीरे-धीरे हम अज्ञात की तरफ ले जाते हैं, जो बच्चे को नहीं भी आता है वो भी हम धीरे-धीरे उसको सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है? मूर्त से अमूर्त की तरफ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, सबसे पहले वो उसी चीज़ को समझ पाएँगे जो उन्होंने देखा है, ठीक है? तो इसीलिए क्या होता है हम मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, जब उनको जो चीज़ उन्होंने देखी है हम अगर वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, तो चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँगे। मान के चलिए जैसे कि बच्चा आपने बोल दिया कि गिटार, अब बच्चा छोटा है उसने गिटार तो देखा नहीं, अब वो नहीं समझ पाएगा कि गिटार होता क्या है। लेकिन वहीं पर आपने बोल दिया कि बॉल, क्योंकि बच्चे खेलते हैं बॉल के साथ तो वो समझ जाएंगे कि हाँ अच्छा बॉल ऐसी होती है, बैट ऐसी होती है, ठीक है? तो इसमें क्या है बच्चा जो समझ रहा है तो यानी बच्चे ने जो देखा है वो समझ जाएगा। वो एग्जाम्पल आप दोगे तो वो चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। फिर धीरे-धीरे क्या है जो बच्चा नहीं भी जानता है, जो उसने नहीं देखा है, वो भी आप बताओगे तो बच्चा धीरे-धीरे चीज़ों को कनेक्ट कर लेगा, ठीक है? बाकी सरल से जटिल की तरफ जाएगा, यानी पहले हम सरल सिखाते हैं बच्चे को, उसके बाद कठिन की तरफ ले जाते हैं। पहले ईज़ी-ईज़ी सिखाते हैं, फिर जो टफ है उसकी तरफ हम ले जाते हैं। क्योंकि बच्चे की जो पढ़ने की क्षमता है और वो कम जो मान के चलिए फर्स्ट टाइम बच्चा आया क्लासरूम में, आपने उससे बहुत कठिन-कठिन सवाल कर दिए, तो बच्चा फर्स्ट टाइम ही डर जाएगा, ठीक है? वो फर्स्ट टाइम ही डर जाएगा, उसका अगर वो बेहतर करना भी चाह रहा होगा, वो पढ़ाई करना अच्छे से चाह रहा होगा, तो भी उसकी जो क्षमता है, वो कम हो जाएगी। वो डरने लगेगा, वो उसको लगेगा कि नहीं अब मेरे से नहीं हो सकता, इतना टफ है, ठीक है? तो इसीलिए क्या होता है सरल, यानी जो बच्चे को पहले आ रहा है या फिर नहीं भी आ रहा है, तो जो सरल है, बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, जिससे बच्चा धीरे-धीरे उसमें जो है कॉन्फिडेंस आए, धीरे-धीरे बच्चा अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर पाए, ठीक है? तो ये ध्यान रखना शिक्षण सूत्र क्या है, जो है ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएगा, मूर्त से अमूर्त की तरफ, कभी भी अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखना। जो है यानी कि फॉर्मल जो है, फॉर्मल से जो है कॉन्क्रीट की तरफ नहीं जाएगा, कॉन्क्रीट से फॉर्मल की तरफ जा सकता है और सरल से जटिल की तरफ होगा। अब बात करते हैं कि जो आपके जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री है, इसको हम लोग समझते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री वो होती हैं जो टीचिंग में आपकी हेल्प करती हैं, ठीक है? टीचिंग लर्निंग में जो मदद कर रही होती हैं वो हो जाती हैं शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे कि आप चार्ट का भी प्रयोग करते हो, क्योंकि जो है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री हो गई, फिर होती है दृश्य श्रव्य सामग्री और फिर क्रिया सहायक सामग्री। ये क्या है 4 प्रकार की होती हैं। अब दृश्य सामग्री में चार्ट आ जाएगा, ठीक है? चार्ट हो गया, आपने कोई टेलम का प्रयोग कर लिया, कोई कार्ड बना लिए, तो इससे क्या है बच्चा देख करके वो सीख रहा होता है। और जो आपका श्रव्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री में रेडियो आ गया, कोई रिकॉर्डिंग करके आपने जो है सुना दिया बच्चे को, उसको जो है ऑन कर दिया, तो ये क्या है श्रव्य, बच्चा यानी सुन करके सीख रहा होता है, क्योंकि बच्चे देखकर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीख रहे होते हैं। और दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों में कौन आ जाएगा, आपका टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया। ऐसे इसमें क्या है, इसमें जो देखिए बच्चा देख भी रहा और सुन भी रहा है, क्योंकि उसको चित्र दिखाई भी पड़ रहे हैं और बच्चा सुन भी रहा होता है, उसमें आवाज़ भी आ रही है। तो इसके अंतर्गत टीवी हो गया आपका, ये चला जाएगा। क्रिया सहायक सामग्री हो जाता है फील्ड जो है ट्रिप, यानी कि आप कहीं जो है ट्रिप पे लेके चले गए, कहीं फील्ड ट्रिप पे ले गए, कहीं घुमाने ले गए, तो उसमें क्या है बच्चा क्या है क्रिया करेगा, यानी एक्टिविटी के माध्यम से सीखेगा। मान के चलिए कहीं अगर आसपास आप लेकर गए, तो जब बच्चा वहाँ जाएगा, जब वो जा करके वहाँ चीज़ों को देखेगा समझेगा तो बेहतर सीखेगा, ठीक है? उसकी जो समझने की क्षमता है वो बेहतर होगी। कोई भी चीज़ जो मान के चलिए जैसे ताजमहल, अब हम ताजमहल के बारे में हमको किसी ने बता दिया,
तो ताजमहल के बारे में जितना उसने मुझे बताया हम उतना ही समझ पाएंगे, उतना ही जानेंगे। लेकिन जब हम जा करके वहाँ देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम नोट करेंगे कि हाँ अच्छा ये ऐसे होता है। तो बच्चा जब क्या है, क्रिया सहायक सामग्री के अंतर्गत बच्चे के द्वारा एक्टिविटी कराई जाती है, बच्चे को फील्ड ट्रिप पे ले जाया जाता है, बच्चे को भ्रमण पे ले जाया जाता है, जिससे बच्चा खुद से देख करके चीज़ों को ऑब्जर्व करे। ठीक है, तो ये सामग्रियां ध्यान रखनी है, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री और क्रिया सहायक सामग्री होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको पीवाईक्यू की भी क्लासेस मिलती हैं 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट के साथ पीवाईक्यू भी ज़रूरी है। और हो सके जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ उसके नोट्स बनाते रहिएगा। लास्ट में वो जो है रामबाड़ जो है काम करेंगी, यानी रामबाड़ जो होता है बिल्कुल वैसा काम करेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो एक आगे चलते हैं। बाकी सीटेट की कैसे तैयारी करनी इस पर मैंने वीडियो बनाई है, जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। 15-16 मिनट की वीडियो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, काफ़ी आपको समझ में आ जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री जो है का जो है क्या प्रयोग है, यानी कि जो शिक्षक सहायक सामग्रियाँ होती हैं उनका हम प्रयोग क्यों करते हैं, आखिर क्या रीज़न है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, जो है स्वाभाविक जो है भागीदारिता सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए टीवी का प्रयोग किया गया, लैपटॉप का प्रयोग कर दिया गया, मोबाइल पे कोई वीडियो चला दी गई। अब ऐसे में क्या होगा, जो बच्चा थोड़ा बोरिंग फील कर रहा होगा, जो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा, वो भी उठकर बैठ जाएगा, वो भी अच्छे से देखने लगेगा, उसको भी इंटरेस्ट आने लगेगा। तो ये जो सहायक सामग्रियाँ होती हैं ये लर्निंग को बेहतर बना रही होती हैं, बच्चे का उसमें इंटरेस्ट ला रही होती हैं। ठीक है, बच्चा जो है इंटरेस्टिंग वे में सीख पा रहा होता है, इसीलिए जो है सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। नहीं, वैसे तो लर्निंग आराम से हो सकती है बुक के माध्यम से, कि आपने बुक ले ली और बच्चे को पढ़ा दिया, लेकिन वो लर्निंग बेहतर नहीं होगी, क्योंकि ना तो टीचर अच्छे से जो है बता पाएगा और ना तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा, उसको बोरिंग लगेगा। लेकिन वहीं पर आप चार्ट का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, वहीं पर ब्लैक बोर्ड का आपने प्रयोग कर लिया, उस पर कोई चित्र बना दिया, कोई टीएलएम के माध्यम से, कोई आपने कार्ड बना लिए। अब उसमें क्या है, बच्चा ढूंढ ढूंढ के देखे, जैसे कि आपने कार्ड बना लिया छोटा आ, ठीक है, यानी कि का खा गा घा का आपने बना लिया, का खा, एक मिनट, आपने का बनाया, खा, गा और घा। अब ऐसे कार्ड आपने बना लिए बहुत सारे, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, बच्चे से कहेंगे कि ढूंढो, खा वाला कार्ड ढूंढो, और उसमें बहुत सारे कार्ड पड़े हैं। अब बच्चे को अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा कि अब वो ढूंढेगा कि जो है खा कहाँ पर है, कौन सा कार्ड है, वो सभी कार्ड देखेगा और उसको अच्छा भी लगेगा। और ये जो लर्निंग हो रही होती है ग्रुप में भी सिखा सकते हो, यानी 5-6 के समूह बना दोगे और फिर बच्चों से कहोगे कि आप नाम लेकर कि हाँ, कि आप ये बताइए कि का कहाँ है, खा कहाँ है। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, बच्चा देखेगा कि हाँ अच्छा खा इसको कहते हैं, ऐसे बनता है, वो ढूंढ के आपको बताएगा, कार्ड देगा कि ये जो है गा है, ये खा है, ये का है। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, उसकी लर्निंग बेहतर हो रही होगी और बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा। और साथ ही जब ग्रुप लर्निंग होती है तो एक दूसरे के प्रति सहयोग की भी भावना उत्पन्न हो रही होती है। तो ये जो सहायक सामग्रियां होती हैं इनके द्वारा जो है लर्निंग आपकी बेहतर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है प्राथमिक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि जो है बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश डैश हैं। यानी कि जो कार्टून का प्रयोग किया जाता है, ये पाठ्य पुस्तक आपने देखी होगी, जो छोटी क्लास की जो बुकें हैं उसमें कार्टून भी बने होते हैं, उसमें पेड़ हुए, पौधे हैं, हाथी है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनी हुई होती, बतख हो गई, पेड़ पौधे हो गए, कुर्सी हो गई, मेज हो गए, बैट बॉल हो गया, बैग हो गया, ये सारी चीज़ें जो बच्चे से रिलेट कर रही होती हैं, ये चीज़ें वहाँ पर बनी हुई होती हैं और कार्टून भी बने हुए होते हैं। साथ में जो भाषण है, विज्ञापन है आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश डैश ये सहायक होंगे या फिर नहीं होंगे। तो कार्टून जब बच्चा देख रहा होता है तो आपने देखा होगा वो बोलने की वैसी ही कोशिश करता है। अब ऐसे में क्या है, उसकी जो भाषा की क्षमता है वो बेहतर हो रही होती है। ठीक है, वो वैसी, यानी डोरेमोन अगर देख रहा है या फिर सिंचैन देख रहा है तो वो वैसी ही बोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसकी क्षमता क्या है, ये बेहतर होगी। तो ये बाधक तो हो नहीं सकता, ठीक है, अनुपयोगी भी नहीं होगा, क्योंकि उस माना कि वो उस प्रकार से बोल रहा है, बट उसकी बात करने की जो क्षमता है, भाषा सीखने की जो, यानी कि लैंग्वेज सीखने की जो क्षमता है वो बेहतर हो रही है। ठीक है,
निरर्थक भी नहीं होगा कि उसका कोई जो है मतलब ही नहीं है। सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि सहायक है, हेल्प करेगा बच्चे की लर्निंग को बेहतर करने में, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी जो है कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी पेडागोजी जो है खत्म होने के बाद, यानी समाप्त होने के बाद, हम लोग क्या करेंगे, सीडीपी पेडागोजी पे चलेंगे, क्योंकि सीडीपी पेडागोजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे ही हम लोग सीडीपी पेडागोजी भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी आपके पास 2 मंथ हैं, ठीक है। और जो है आपको हिंदी पेडागोजी की क्लास मिली है, उसके बाद जो है आपको मैथ पेडागोजी की आज ही क्लास मिलेगी, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। 5 बजे आपको मिल जाएगी जो है मैथ पेडागोजी की क्लास, उसको भी ज्वाइन करिएगा। उसमें भी मैंने वन लाइनर भी जो है डिस्कस किया हुआ, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा जो है संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सी जो एसएसटी पे यानी कि पेपर 2 की जो पीवाईक्यू की क्लास है और साथ में कंटेंट की जो क्लास है वो भी आपको 5 बजे मिलती है। कल आपको पीवाईक्यू की क्लास मिली थी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया हुआ है। बाकी आपको जो है चैप्टर वाइज भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, तो वो भी आप लोग 5 बजे ज्वाइन हो सकते हो। अगला है क्वेश्चन, इसमें कहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा जो है संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। बात हुई है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन, क्योंकि बच्चे क्या हैं, छोटे हैं। अब बच्चे छोटे हैं तो उनकी जो भाषा सीखने की क्षमता है वो कंप्यूटर से तो बेहतर नहीं होगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको खेल के माध्यम से समझ में आएगा, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, इससे क्या है उनकी जो भाषा सीखने की क्षमता है वो बेटर होगी, ठीक है। समाचार पत्र वो छोटे हैं, वो पढ़ नहीं सकते, अगर वो कुछ थोड़ा बहुत देख भी लेंगे तो उनसे से उनकी जो है भाषा क्षमता बेहतर नहीं होगी। टेलीविजन भी आपका नहीं होगा, आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन, क्योंकि बाल साहित्य। अब बाल साहित्य में क्या होगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे आपस में जो है ग्रुप में सीखेंगे या फिर ऐसे ही बहुत सारे बच्चे एक साथ सीखेंगे, तो उनकी जो भाषा सीखने की क्षमता है वो बेहतर होगी, वो बहुत सारी लैंग्वेज को सीख पाएंगे जो है बाल साहित्य के माध्यम से, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है दृश्य सामग्री। अब हम लोग समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, ठीक है। तो दृश्य सामग्री जो है इसमें आपका श्यामपट आ जाएगा, यानी ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक हो जाएगा, मानचित्र हो जाएगा और चार्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यानी जो भी हम देख सकते हैं वो हमारे दृश्य सामग्री के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये श्यामपट हो गया, पाठ्य पुस्तक है, मानचित्र है और चार्ट हो गया। श्रव्य सामग्री में यानी हेयरिंग जो होता है, इसमें आपका रेडियो आ जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा, जो है टेप रिकॉर्डर, यानी आपने कुछ रिकॉर्ड करके जो है उसको ऑन कर दिया, और साथ में जो होगा एम्पलीफायर, ये भी आपका जो है श्रव्य सामग्री के अंतर्गत चला जाएगा। अब बात करते हैं दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों की अगर बात की जाए तो फिल्म जो है प्रोजेक्टर, इसमें क्या होता है, आप सुन भी रहे होते हो, आप देख भी रहे होते हो, ठीक है। टेलीविज़न, अब टेलीविज़न में क्या है, आप देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो। चलचित्र, ये भी क्या है, आप देख रहे हो और सुन भी रहे हो, तो दोनों काम हो रहे हैं, तो ये आपके जो है दृश्य और श्रव्य सामग्री के अंतर्गत चले जाएंगे। अब बात करते हैं क्रिया सहायक सामग्री की। तो जो क्रिया सहायक सामग्री है, इसमें हो जाएगा आपका किसी ऐतिहासिक संग्रहालय जो है उद्यान का भ्रमण करना। अब इसमें क्या है, बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा, बच्चा फील्ड ट्रिप पे जाएगा, तो कोई ऐतिहासिक भवन हो गया, ठीक है, वहाँ पर आप ले गए, कोई संग्रहालय हो गया, कोई उद्यान का आपने भ्रमण करवा दिया, वहाँ पर बच्चा पेड़ पौधे देखेगा, ठीक है, कोई पार्क वगैरह आप लेके चले गए, कोई ऐसे ऐतिहासिक जो है इमारतें हैं वहाँ पर आप लेके चले गए, तो ऐसे में क्या है, बच्चा देख देख करके सीखेगा, जैसे कि वहाँ पर जब वो खुद जाएगा तो वो देख करके बेहतर सीखेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्रिया सहायक सामग्री के अंतर्गत। अब जो बात की जाएगी उसमें है मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। इसमें है जो मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके जो है शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। यानी मूल्यांकन जो है और एवं उपचारात्मक जो शिक्षण होता है, इसमें क्या है कि मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है
जिसमें जो है शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की जो प्रक्रिया का जो है आकलन करते हैं कि बच्चा जो है कितना सीख पाया है। यानी कि शिक्षक जो है बच्चे का मूल्यांकन कर रहा होता है कि बच्चा कितना सीख पा रहा है, कहाँ पर उसको दिक्कत हो रही है, कहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही है, कहाँ पर बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कहाँ पर टीचर के द्वारा प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को हम कैसे इम्प्रूवमेंट करा सकते हैं। तो इन सभी का जो है नॉलेज कहाँ से मिलता है, मूल्यांकन के माध्यम से मिल पा रहा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि आकलन का क्या उद्देश्य होता है, यानी असेसमेंट जो होता है आखिर वो क्यों करवाया जाता है क्लासरूम में। क्योंकि जो भी क्लासरूम में एक्टिविटी होती है, जैसे लाउड रीडिंग करवाना हो गया, ठीक है, ग्रुप लर्निंग करवानी हो गई, बाल साहित्य हो गया, तो ये जो सारी एक्टिविटी क्लासरूम में हो रही होती हैं ये किसी ना किसी वजह से हो रही होती हैं। इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है असेसमेंट जो कराया जाता है क्लासरूम में या फिर स्कूल में, तो उसका क्या उद्देश्य है ये हम लोग समझते हैं। तो देखिए, पहला है कि जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया है। अभी किसके माध्यम से पता चलेगा, जब आप जो है एनालिसिस करोगे, जब आप असेसमेंट करोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि जो टीचर ने सिखाया था, मान के चलिए कोई टॉपिक आपने सिखाया, कोई चैप्टर आपने जो है बच्चे को सिखाया, अब उसका जब आप असेसमेंट करोगे तभी जाके आप समझ पाओगे कि बच्चे के द्वारा कितना सीखा जा चुका है, कहाँ पर बच्चे के द्वारा दिक्कत हो रही है, या फिर कहाँ पर बच्चा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हो सकता आपने कुछ और बताया हो, बच्चा कुछ और समझ गया हो, उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, जस्ट नॉर्मल बात है। तो ये जो है कहाँ से पता चलता है, आपको असेसमेंट से पता चल रहा होता है कि बच्चा कितना सीख पाया है, और उसी के अकॉर्डिंग आप और बेहतर करने की कोशिश करते हो कि बच्चे को हम और अच्छे से समझा पाएँ। अगला है छात्रों की समस्या को दूर करना, यानी असेसमेंट के माध्यम से ही आपको पता चलता है कि बच्चे के द्वारा कहाँ पर दिक्कत हो रही है, उसकी प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, सॉल्व करना होता है, और आप असेसमेंट के माध्यम से पता कर पाते हो और उनका जो है सोल्यूशन निकालते हो। अगला है छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचान कर उनके द्वारा जो है अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना। यानी बच्चे को आप जब आप असेसमेंट करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि बच्चा जो है उसको मैथ में इंटरेस्ट आ रहा है कि साइंस में इंटरेस्ट है, उसकी इंग्लिश बेहतर है या फिर उसकी हिंदी बेहतर है, या फिर वो एक्टिविटी के माध्यम से सीखना चाहता है, या फिर उसको साइंस में इंटरेस्ट है, या फिर उसको डांसिंग पसंद है, या फिर उसको म्यूजिक पसंद है। अब ये कहाँ से आपको पता चलेगा, असेसमेंट के माध्यम से पता चलेगा। और जब आप असेसमेंट करोगे तो उनकी जो रुचि है, उनकी जो योग्यता है, आपको पता चलेगी, और उसी के अनुसार आप शिक्षण विधि जो है तैयार करोगे, वैसी ही बच्चे की एक्टिविटी आप करवाओगे। मान के चलिए आप तो बच्चे को अच्छे से साइंस पढ़ा रहे हो, पर बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो डांसिंग में है, वो डांसर बनना चाह रहा है, तो क्या वो बेहतर कर पाएगा? नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है असेसमेंट के माध्यम से पता चलता है कि बच्चे की जो रुचि है वो क्या है, बच्चा किस में बेहतर कर सकता है, उसकी योग्यता क्या है। ठीक है, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम जो है वैसी ही एक्टिविटी प्लान करते हैं। मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन के अंतर्गत आकलन आता है आपका और मापन आता है। ठीक है, आकलन क्या है? आकलन जो है यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, यानी असेसमेंट के माध्यम से हमको ये पता चल रहा होता है कि बच्चा जो है कैसे सीख रहा है, यानी कि वो एक्टिविटी के माध्यम से सीख पा रहा है बेहतर, या फिर ब्लैक बोर्ड का हम प्रयोग करते हैं तब बेहतर सीखता है, या फिर जब हम ग्रुप लर्निंग करवा रहे होते हैं तब वो बेहतर सीख रहा है, या फिर हम ऐसे नॉर्मल पढ़ाते हैं, बच्चे के साथ डिस्कस करते हैं तब बच्चा बेहतर सीख रहा होता है। तो बच्चा कैसे इम्प्रूवमेंट कर रहा है, कैसे वो चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा है, ये हमको कहाँ से पता चलता है, असेसमेंट के माध्यम से पता चल रहा होता है। ठीक है, वहीं पे जो मापन है, यानी कि जो मापन है, मापन में जो है यह देखते हैं कि बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा है, यानी परसेंटेज जो निकल रहा होता है। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, अब एग्ज़ाम में परसेंटेज आते हैं कि आपके 50% आए हैं, 75% आए हैं, 99% आए हैं। ये क्या है, आपको कहाँ से पता चलता है? मापन के माध्यम से। क्योंकि मापन के अंतर्गत नंबर मिल रहे होते हैं, मेज़र किया जा रहा होता है कि हाँ आपके इतने नंबर आए हैं, यानी 50 में आपने 50 पा लिए हैं, या 50 में आपके 20 आए हैं। ये क्या है, मापन के अंतर्गत होता है। आकलन व मापन जो है दोनों मूल्यांकन का हिस्सा है, ये आप ध्यान रखिएगा। चाहे हम आकलन करें तो भी हम मूल्यांकन कर रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे के बारे में ही पता कर रहे हैं। जब हम मापन करेंगे तो भी हम मूल्यांकन कर रहे हैं, क्योंकि तब भी हम क्या है, बच्चे के लिए ही मूल्यांकन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे के ही बारे में चीज़ें निकल कर आ रही हैं। जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो भी उसके माध्यम से पता चलेगा कि हाँ आखिर बच्चे
के द्वारा कितना जो है मेहनत किया गया है, बच्चा कितना इम्प्रूवमेंट कर पाया है, क्योंकि जब वो बेहतर सीखेगा तभी जाके वो अच्छे से नंबर ला पाएगा। अब बात करते हैं निदानात्मक परीक्षण। तो देखिए, जो आपका निदानात्मक परीक्षण है, यानी कि जो आपका निदानात्मक परीक्षण है, डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है, इसके अंतर्गत आ जाता है कि जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और जो है उससे छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है, तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही क्या कहलाता है, निदान कहलाता है, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। यानी कि इसके माध्यम से क्या पता चलता है कि जो बच्चे के द्वारा कठिनाई हो रही है, बच्चा कहाँ पे असफल हो रहा है, बच्चा कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बच्चे को कहाँ पे जो है समस्या आ रही है, ये जो है हमको कहाँ से पता चलता है, निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से पता चल रहा होता है कि आखिर बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बच्चे को समस्या आ रही है, या फिर टीचर ही बच्चे को अच्छे से नहीं समझा पा रहा है। ठीक है, कभी कभी ये भी होता है कि टीचर अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है कि हम अच्छे से 100% दें, लेकिन बच्चा शायद चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। तो और वहीं पे कहीं कहीं ये भी होता है कि टीचर भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, शायद टीचर भी बहुत अच्छे से अपनी बात को डिटेल में नहीं समझा पा रहे होते हैं। तो इन सभी बातों को कहाँ से पता चलता है, निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से पता चलता है कि बच्चे की जो लर्निंग हो रही है, वो बच्चा जो असफल हो रहा है या फिर कठिनाई का जो अनुभव कर रहा है लर्निंग के दौरान, ठीक है, और साथ ही जो असफलता मिल रही है बच्चे को, असफलता और कठिनाई के पीछे के जो कारण हैं कि आखिर बच्चा ही समस्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर टीचर अच्छे से नहीं समझा पा रहा है, क्या समस्या है, वो हमको कहाँ से पता चलता है, निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से पता चल रहा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेमेडियल टीचिंग, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, जब शिक्षक छात्रों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है, तो वह जो है उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण है, इसमें क्या होता है, जो बच्चे की कमियां पता चली हमको निदानात्मक के माध्यम से, उन कमियों को हम दूर करते हैं। ठीक है, उन वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है, फिर बच्चे की लर्निंग करवाई जाती है, यानी फिर से जो है बच्चे की लर्निंग को दोबारा से शिक्षण करवाया जाता है, यानी फिर से जो है बच्चे की लर्निंग में इम्प्रूवमेंट करवाया जाता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना हमेशा, निदान के बाद जो है उपचारात्मक शिक्षण आता है। ठीक है, यानी पहले डायग्नोस्टिक आएगा टेस्ट, फिर रेमेडियल टीचिंग आएगा, यानी पहले निदान फिर जो है उपचारात्मक, क्योंकि पहले आप प्रॉब्लम समझोगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो पहले आप अपनी समस्या बताओगे कि हाँ मुझे फीवर है, या मुझे जो है पैर में दर्द हो रही है, मेरे सर में दर्द है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद डॉक्टर आपको दवाई दे रहा होता है। तो सबसे पहले हम समस्या को समझेंगे कि बच्चा कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बच्चे के द्वारा समस्या है या फिर कहाँ पे दिक्कत आ रही है, फिर हम उसका जो है सोल्यूशन निकालते हैं, फिर से बच्चे की लर्निंग करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम लोग फिर से यहीं पे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि उपलब्धि परीक्षण और आपका दक्षता परीक्षण हो गया, अभिरुचि परीक्षण है, ठीक है, और बहुभाषिकता हो गया, यानी मल्टीपल यानी मल्टी लैंग्वेज में हो गया, और वहीं पर जो है टेक्स्ट बुक है, त्रिभाषा सूत्र है, ये सारे जो हैं पॉइंट हम लोग डिस्कस करके उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी कुछ पॉइंट रह गए हैं उनको डिस्कस करके हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसके पहले जो आपको, यानी इसके बाद जो क्लास मिलेगी नेक्स्ट हिंदी पेडागोजी की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और वो लास्ट क्लास होगी, यानी कि हिंदी पेडागोजी की वो लास्ट क्लास होगी, पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग जो है सीडीपी पेडागोजी पे चलेंगे और साथ में पीवाईक्यू भी करते रहेंगे। कल आपको पीवाईक्यू की जो क्लास मिली है वो सीडीपी पेडागोजी की है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेंगे, तो आप लोग जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी करिएगा, मेरी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करिए, जिससे जो है आप लोग मुझे सपोर्ट कर पाएँ। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको डेली क्लासेस 3 बजे और 5 बजे मिलती हैं, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू।